में अब तक लगाए जा चुके हैं 52 करोड़ से अधिक टीके। इधर छत्तीसगढ़ में भी तेज हुई टीकाकरण की रफ्तार। फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 7 करोड़ 50 लाख से अधिक युवा होंगे इसमें शामिल। रेलवे पुलों को डूबने से बचाने शुरू हुआ अलर्ट मैसेज सिस्टम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की नई तकनीक से मिलेगी मदद। और रक्षाबंधन में इस बार लोगों को आकर्षित करेंगी अलसी और केले के रेशे से बनी राखियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 48,83,000 और टीके जल्द ही दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस अभियान के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक टीके की पहली डोज और 11 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोविड टीकाकरण को व्यापक बनाने के लिए नया अभियान इस साल 21 जून को शुरू हुआ था। मंत्रालय के मुताबिक देश में इस समय कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.4% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 1 करोड़ 30 लाख 62 हजार से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1623 है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के कुल 112 मरीज मिले हैं। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,03,356 तक पहुंच गई है। वहीं कुल 9,88,189 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उन्हें राजभवन की कॉफी टेबल बुक नई सोच नई पहल भेंट की। साथ ही राजभवन द्वारा कोरोना काल में की गई गतिविधियों पर आधारित कोरोना काल में राज्यपाल की भूमिका 2020 एवं कोरोना काल में रचनात्मक भूमिका में राज्यपाल 2021 पुस्तिका भी भेंट की। उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में कृषि एवं वर्षा की स्थिति की जानकारी ली। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने राज्यपाल से कहा कि आप अच्छा कार्य कीजिए और जनता की समस्या का अधिक से अधिक निराकरण करने का प्रयास कीजिए। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति श्री नायडू को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया और उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एसएसबी जैसे संगठन देश भर के प्रमुख स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे। उद्घाटन के दिन विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर 75 कार्यक्रम होंगे। साथ ही इस वर्ष 2 अक्टूबर तक हर सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गांव तथा 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से 7 करोड़ 50 लाख युवा और नागरिक इस दौड़ में भाग लेंगे। अपने संदेश में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत ही एक मजबूत भारत बन सकता है। उन्होंने हर किसी से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने और इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध भी किया। बताया गया है कि लोग फिट इंडिया पोर्टल fitindia.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं और #रन फॉर इंडिया तथा
आजादी का अमृत महोत्सव के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों पर दौड़ का प्रचार कर सकते हैं। प्रमुख हस्तियों, जनप्रतिनिधियों, पीआरआई लीडर, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, मीडिया से जुड़े लोगों, डॉक्टरों, किसानों और सैन्य कर्मियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे विभिन्न स्तरों पर इन कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों को प्रोत्साहित व प्रेरित करें। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से इस अभियान के दौरान होने वाले फिजिकल वर्चुअल फ्रीडम रन कार्यक्रम कराने का अनुरोध किया गया है। कार्यक्रम को जनता आधारित बनाने के लिए दोस्तों, परिवारों और साथी समूहों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी कृषि उपज मंडियों की है। किसानों की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखकर किसानों और व्यापारियों के बीच कृषि उपजों की खरीद और बिक्री की और अधिक पारदर्शी व्यवस्था करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी साहू के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नई जिम्मेदारी मिलने पर अश्विनी साहू को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून से किसानों के हित खतरे में हैं। किसान अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकित हैं। इन कानूनों के दुष्प्रभावों से किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन कर किसानों के हितों को संरक्षित किया है। छत्तीसगढ़ में 80% किसान लघु और सीमांत किसान हैं। इन किसानों की उपज के सही तौल और सही मूल्य के साथ खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मंडियों की है। बाजार में कृषि उपज के मूल्य में उतार चढ़ाव की सूचनाएं किसानों को आधुनिक संचार साधनों का उपयोग करते हुए समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सीमार्ट की स्थापना का कार्य दुर्ग से प्रारंभ होगा। गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों और बिहान की महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था भी मंडी में की जानी चाहिए। कृषि उपज मंडियों में कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, कोल्ड चेन और मार्केटिंग की व्यवस्था करने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि दुर्ग कृषि उपज मंडी परिसर 50 एकड़ में फैला है, जहां इन व्यवस्थाओं को विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि उन्हें राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वे किसानों के हित में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकार ने कृषि उपज मंडियों को सशक्त बनाने का काम किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक अरुण वोरा ने भी नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अश्विनी साहू को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करते हुए किसानों के हित में कार्य करेंगे। स्वागत भाषण वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने दिया। बारिश के दिनों में रेलवे पुल डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नई तकनीक की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे रेल पुल डूबने से पहले मोबाइल पर अलर्ट मैसेज मिलेगा। बताया गया है कि चांपा के हसदेव नदी पुल समेत बिलासपुर और नागपुर रेल डिवीजन के 11 पुलों पर सेंसर युक्त वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है, जो सीधे अफसरों के मोबाइल फोन से कनेक्ट है। पुल डूबने से पहले उन्हें अलर्ट का मैसेज मिल जाएगा। अफसरों के अनुसार रेलवे पुलों पर नदियों का जलस्तर मापने के लिए मीटर गेज की जगह नई तकनीक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी 11 रेलवे पुलों पर लगाया गया है। अन्य रेलवे पुलों पर भी इसे लगाने की योजना है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बिलासपुर जोन, बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक अभिनव प्रयोग के तहत मानसून के समय जो भी हमारे महत्वपूर्ण ब्रिज हैं, लगभग 11 ब्रिज हैं, जिसमें ऑटोमेटिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है। सेंसर युक्त इस नए उपकरण से जलस्तर की पूरी जानकारी तुरंत मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक अभिनव प्रयोग के तहत मानसून के समय में हमारे जो भी इम्पोर्टेंट ब्रिज हैं, लगभग 11 की संख्या में, वहां पर ऑटोमेटिक वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। यह ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम वाटर लेवल का ऑटोमेटिक रीडिंग करके कंसर्न ऑफिसर्स को कंट्रोल को मैसेज देगा कि वाटर लेवल कितना बढ़ गया है, और इस मैसेज से अगर खतरे के निशान से ऊपर रहेंगे उस हिसाब से हम मेजरमेंट उठाया जाएगा। यह निश्चित तौर पर यात्री सुरक्षा के लिए और यात्री सुविधा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चूंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भौगोलिक रूप से
बहुत ही विषम परिस्थितियों में बसा हुआ है। कहीं पर बड़ी बड़ी नदी है तो कहीं पर पहाड़ियां हैं, वहां पर हमारा सेक्शन जो भी घने जंगलों में बसा हुआ है। और जो भी हमारी नदी है, नदी यहाँ भी 11 इंपॉर्टेंट नदियों पर जो ब्रिज बने हुए वहां पर ये वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। अफसरों के मुताबिक नदियों के जलस्तर को मापने की पारंपरिक गेज पद्धति का अभी तक रेलवे उपयोग कर रहा था, परंतु अब सेंसर युक्त ये सिस्टम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसमें एक चिप लगी है, उसमें पुल से संबद्ध सहायक मंडल इंजीनियर, कार्य निरीक्षक और रेल पथ निरीक्षक के मोबाइल नंबर दर्ज रहते हैं। पुल पर जलस्तर बताने वाले स्केल को सेंसर सिस्टम रीड करता रहता है। जब जलस्तर खतरे के निशान से बढ़ता या घटता है तो यह मशीन स्वतः संबंधित इंजीनियरों व अधिकारियों को SMS भेजती है। रक्षाबंधन त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में जांजगीर चांपा के बहेराडीह गांव के गंगे मैया स्व सहायता समूह की महिलाओं का आइडिया सुर्खियों में है। अलसी और केले के रेशे के कपड़े बनाने के बाद महिलाओं ने प्रगतिशील कृषक दीनदयाल यादव के नेतृत्व में अलसी, केला, जूट, चेज भाजी, भिंडी के रेशे से राखी बनाना शुरू किया है। महिलाओं के इस नवाचार को तब और अधिक बल मिला जब जिले के साथ ही प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से राखी की मांग आने लगी। यहां तक कि छत्तीसगढ़ और भारत के अलावा 4 अलग अलग देशों अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी राखी की मांग आई है। अभी तक महिलाओं को 2 लाख राखी का ऑर्डर मिल चुका है। ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी भूपेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं बेहतर कार्य कर रही हैं। यही वजह है कि इनके द्वारा बनाई गई राखी की मांग अब देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रही है। अलसी, केला, भिंडी, अमारी, चेच भाजी के रेशे से राखी बनाने महिलाओं ने अभियान छेड़ा तो अब जिले भर से बिहान समूह की महिलाएं जुड़ रही हैं। वे भी बहेराडीह की महिलाओं के मार्गदर्शन में राखी बना रही हैं। में हमारे कृषक मित्र रामाधार देवांगन जी और दीनदयाल यादव जी के जो है आपका मार्गदर्शन में रेशों के माध्यम से जो प्राकृतिक रेशे हैं, चाहे वो जूट के रेशे हो चाहे वो अलसी के रेशे हो, उनके द्वारा कपड़ों के साथ साथ जो है वो राखियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मांग जनपद और जिला स्तर पे तो है ही, प्रदेश स्तर में इसकी मांग है, साथ ही साथ विदेशों में भी जो है इसकी मांग जो है वो काफी वर्तमान में आ रही है। देखिए, प्रशासनिक रूप से प्रत्येक महिला समूहों को जो है वर्तमान में 15,000 रुपए का जो है वो आपका चक्रीय निधि जो है वो दिया जाता है। साथ ही यदि इनको अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है तो इनको ऋण प्रकरण तैयार करके संबंधित बैंक में भी प्रेषित किया जाता है। कापन क्लस्टर की PRP उमेश्वरी साहू ने बताया कि इस अभियान से जिले भर की महिलाएं जुड़ रही हैं और वे भी बहेराडीह की महिलाओं के मार्गदर्शन में राखी बना रही हैं। महिलाएं राखी तो बना रही थी, पहले बहुत दिनों से बना रही थी, आगे 2-3 सालों से वो अपने बनाकर राखी पहनाती थी अपने भाइयों को। तो हम लोग बोले कि दीदी आप लोग राखी तो बना रहे हो, पहना रहे हो, तो उसमें आप लोग आजीविका में जुड़ो ताकि आपका आय भी अर्जित हो उसमें। इस तरह हम लोग उनको बोलकर प्रोत्साहित कर रहे हैं और राखी बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और बनवा भी रहे हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके द्वारा बनाई गई राखियां अब विदेशों में भी भेजी जा रही हैं। हमन सब महिला समूह काम दे जात हन और हर महिला समूह हम सामान भी छोड़ जाबो, ओ महिला समूह हमला रेडी करके तुरंत पहुंचा जाही तो ओमन आत्मनिर्भर बनही, ओमन कहना चाहिए आय के साधन भी अर्जित करही और अपन आप में ओमन में विश्वास की भावना बढ़ी कि हमन बहुत कुछ कर सकत हन करके। 4 दिन पहले रायपुर में आयोजित बिहान बाजार में महिलाओं द्वारा केले, अलसी, भिंडी, अमारी और चेज भाजी के रेशे से बनाई गई राखी की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां प्रदेश भर से आए लोगों के बीच प्राकृतिक चीजों से बनी राखी की खूब चर्चा रही। केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कई नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट चुके हैं। ऐसे आत्मसमर्पित नक्सली राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की परेड में शामिल होंगे। शासन की योजना के तहत इन आत्मसमर्पित नक्सलियों को इन दिनों राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आरक्षक बनने बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजनांदगांव सहित अलग अलग जिलों से आए लगभग 44 आत्मसमर्पित नक्सली आगामी 15 अगस्त को राजनांदगांव शहर में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता की परेड में शामिल होंगे। आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और परेड में इन्हें शामिल किया जाएगा। राजनांदगांव नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई का कहना है कि शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने वाले
करने वाले पूर्व नक्सलियों को योजना के तहत पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आगामी स्वतंत्रता दिवस के परेड का हिस्सा भी होंगे। इस 15 अगस्त को जिला मुख्यालय में जो परेड आयोजित की जा रही है और ये परेड कोरोना का प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की जा रही है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली और सरेंडर नक्सली शामिल हो रहे हैं। इसमें से कुछ वे भी शामिल हैं जो केंद्र की पुनर्वास और राज्य के पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किए हुए हैं और परेड में शामिल होंगे। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आरक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी उत्साह के साथ परेड के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद वे स्वतंत्रता की परेड में शामिल होकर देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे और मातृभूमि पर अपने प्राण निछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।